Today we will discuss about the blood. Blood is red colored fluid connective tissue. रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी पार्ट को किसी दूसरी बॉडी पार्ट से जोड़ता है, और ब्लड तो पूरी बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है आपस में, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जनरली फ्लूइड नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड नेचर का होता है। तो रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है। इसका जो रेड कलर होता है ड्यू टू ए पिगमेंट हीमोग्लोबिन। प्रोटीन का बना हुआ एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर का होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनकी सरफेस पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के रेड कलर के लिए। ब्लड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इसका फ्लूइड पार्ट होता है, दूसरा इसका सेलुलर पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, और सेलुलर पार्ट में तीन तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्सेल्स भी बोलते हैं, या एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो टोटल ब्लड का 55% जो होता है ये प्लाज्मा होता है, और ये लिक्विड नेचर का या फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स कोई भी टिश्यू होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस, और एक उनमें सेल्स, डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है। तो हर एक टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, सेलुलर पार्ट्स और ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और प्लाज्मा आपने पढ़ रखा है ये फ्लूइड नेचर का होता है, इसलिए इसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो सिंपली लिक्विड भी बोल सकते हैं और फ्लूइड मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। इसमें 90% करीब तो वाटर होता है। प्लाज्मा अकेले की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं इनमें जो अलग अलग काम करती हैं, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, फाइब्रिनोजन होती है जो क्लोटिंग का काम कराती है, और एल्ब्यूमिन होती है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। तो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती है। प्रोटीन्स के अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस ये भी ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। कुछ डिजॉल्व गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिजॉल्व कंडीशन में ब्लड के साथ घूमती रहती हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया वगैरह ये भी ब्लड के साथ घूमते रहते हैं। हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा वो भी ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेजर कंपोनेंट इसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, बाकी ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं सेल्स पर। तो सेल्स में पहली सेल्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्सेल्स या आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्सेल्स या आरबीसी। और अभी आपने पढ़ा था कि इन्हीं रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन को सिंपली HB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है आरबीसी, इसीलिए ये रेड होती हैं और इनका नाम रेड ब्लड सेल्स दे दिया जाता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। हीमोग्लोबिन के साथ जनरली ऑक्सीजन जुड़कर या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन याद रखने वाला पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है। 97% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है 97% ये आरबीसी के थ्रू होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में केवल 20 to 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट, आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं? हीमोग्लोबिन के साथ
4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैक्सिमम जोड़ सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को जोड़कर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बनाती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आपको बताया अभी 20 to 25% ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी मैक्सिमम बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व होके भी होता है। तो वो एक अदर एस्पेक्ट है कैसे होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है। आरबीसी जनरली सर्कुलर और बाइकॉन्केव होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कोई सिक्का ले लें और सिक्के के दोनों एंड को हम जो फ्लैट एंड होते हैं उनको हम इस तरह से कॉन्केव कर रहे हैं ऐसे। तो ये बाइकॉन्केव होता है। स्ट्रक्चर में देखें तो बाहर से तो हमें ऐसे सर्कुलर दिखाई देगा, सामने से देखेंगे इस तरह से, लेकिन अगर लेटरल व्यू देखेंगे इसका तो लेटरल व्यू में ये इस तरह से बाइकॉन्केव दिखाई देते हैं। और बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर की वजह से इनके किनारे मोटे हो जाते हैं और बीच में ये पतली हो जाती है, तो ये सर्कुलर और बाइकॉन्केव होती हैं। इनमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से इनकी लाइफ भी कम होती है, केवल 120 डेज तक ये जिंदा रह सकती हैं। लेकिन आरबीसी जो होती है इनका फॉर्मेशन भी बहुत क्विक होता है, बहुत क्विक फॉर्मेशन होता है कि अगर आरबीसी की हमने मान लीजिए ब्लड को डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट किया तो बहुत लार्ज अमाउंट में आरबीसी हमारी बॉडी से बाहर आ जाएंगी। तो जितनी आरबीसी बाहर आई वो आरबीसी एक दिन में पूरी हो जाती हैं, सिर्फ एक दिन, विद इन 1 डे वो आरबीसी पूरी हो जाएंगी। तो बहुत क्विक फॉर्मेशन भी होता है इसका। तो फॉर्मेशन इनका बोन मैरो में होता है। आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म्ड होती हैं और इनका नंबर 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब, बहुत छोटा सा ये वॉल्यूम हो गया। 1 mm लंबा, 1 mm चौड़ा और 1 mm हाइट वाला जो वॉल्यूम है, तो ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम हो गया। उतने छोटे से वॉल्यूम में ये 4.5 to 5.5 मिलियंस आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स है प्लाज्मा के अंदर, ये 3 तरह की सेल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा उनमें आरबीसी ही होती है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स कौन सी हैं? आरबीसी। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी पर या व्हाइट ब्लड सेल्स पर। ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका काम होता है कि ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं और हमें बीमारियों से बचाती हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गए, डस्ट पार्टिकल वगैरह या कोई भी फॉरेन मटेरियल है जो हमारी बॉडी में आ गया, तो उनको ये खा जाएंगे या फिर एंटीबॉडी बना के उनको किल कर देंगे। तो किसी न किसी से उनसे किसी न किसी तरह से उनसे फाइट करती रहती हैं और फाइट करने की वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से प्रोटेक्ट होता रहता है। कुछ डब्ल्यूबीसी होती हैं जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू हेल्प करें, मतलब फॉरेन पार्टिकल को खा के फैगोसाइटोसिस करके, जैसे न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, ये दोनों ऐसी डब्ल्यूबीसी होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल को खा जाती हैं। दूसरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं बाई फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ये केमिकल होता है जो अभी यहाँ पर हम बता रहे थे, ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी का ही फॉर्मेशन करती हैं। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन वगैरह क्या करेंगे, एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करेंगी और ये एंटीबॉडी लड़ेंगी उनसे, उनको ख़त्म करेंगी। जो फॉरेन पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको ये ख़त्म करेंगी। तो ये फाइट करती हैं बाई 2 वे, या तो एंटीबॉडी बना के या फैगोसाइटोसिस के लिए। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं कि ये सोल्जर्स हैं बॉडी के, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। और इनका शेप जनरली स्फेरिकल या इर्रेगुलर होता है, ठीक है। अमीबा की तरह ये इस तरह से इर्रेगुलर शेप की होती हैं और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। और इनका नंबर जो होता है, ये WBC का नंबर 6000 to 8000 WBC पाई जाती है पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में या ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इनका नंबर केवल 6000 से 8000 होगा। कहाँ ये मिलियंस में थी, कहाँ पर ये 6000 से 8000 में, थाउजेंड्स में है। और WBC को देखें तो WBC बेसिकली 5 तरह की होती हैं: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इनको भी याद करना चाहें तो इनके नाम भी आप याद कर सकते हैं कि WBC 5 तरह की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड फाइनली लास्ट वन इज लिम्फोसाइट्स। ये 5 तरह की WBC होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, जिनमें अभी हमने बताया था न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये क्या होती हैं, पैथोसिटिक होती हैं, सेल्स को खा जाती हैं। सबके WBC, हर एक WBC का अलग अलग काम है। इस्नोफिल्स ये एलर्जी में, जैसे एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी में तब इनका नंबर बढ़ता है। तो हर एक तरह की WBC का अलग अलग काम होता है, हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और जो प्रोडक्शन होता है इनका ये भी बोन मैरो में होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में भी होता है। उनमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये कोई बोन है, इस बोन में एक कैविटी प्रेजेंट होगी। इस कैविटी में जो सब्सटेंस भरा रहता है इसको हम बोलते हैं बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होंगी, ये स्टेम सेल्स RBC का, WBC का या प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कुछ अलग तरह से होता है। प्लेटलेट्स डायरेक्ट नहीं बनती हैं, ये क्या करेंगी, बोन मैरो जो होंगी एक बहुत बड़ी सी सेल्स बनाएगी। इस बड़ी सी सेल्स में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। इस सेल्स को हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट। और ये मेगाकैरियोसाइट्स क्या करेगी, छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाएगी, बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाएगी, मतलब लाखों में ये बना लेगी। एक मेगाकैरियोसाइट्स लाखों प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कर लेगी। जब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और उन्हीं टुकड़ों को हम प्लेटलेट्स बोल रहे हैं, तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होंगे, फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है और ये हेल्प करती हैं ब्लड के कोआगुलेशन में। जब कभी हमें चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है। क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स और इनका नंबर जो होता है ये जनरली 1.5 to 4.0 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये WBC से तो ज़्यादा होते हैं लेकिन RBC से इनका नंबर कम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। और इसमें हम साथ साथ एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो मेजर चीज़ें तो फंक्शन की आपकी इन्हीं सबसे आ जाएगी, कुछ एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे उनको हम डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे एक फंक्शन में हम देखें तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाएंगे, पूरी बॉडी में जितनी सेल्स हैं तब तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, ब्लड। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प। हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर तो हमने केवल हीमोग्लोबिन के फॉर्म में देखा था, बाकी जो होगा वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होगा। तो पूरा कार्बन ब्लड के थ्रू ही, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से उल्टा होगा।
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से सेल्स तक होता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है ये सेल्स से लंग्स तक होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेल से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। तो दो फंक्शन तो यहीं से क्लियर हो गए कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ देखा था कि ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो फूड डाइजेस्ट करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल में, वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है ये ब्लड के थ्रू ही तो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। तो डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। ब्लड के थ्रू डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये तीन फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन अगर देखें यहाँ पर, बेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेनली बेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। जितने भी एक्सेस अमीनो एसिड होंगे, ये अमीनो एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये यूरिया जो होता है, ये यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी तक जाएगा। किडनी में यूरिया फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ब्लड के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यूरिया किडनी तक जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ये किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आपने देख ही लिया, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसका ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट भी यूरिया के थ्रू होता है। यहाँ पर हमने एक और सब्सटेंस देखा था, हार्मोन्स। हार्मोन्स का फॉर्मेशन इंडोक्राइन ग्लैंड में होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन हार्मोन्स, जो फॉर्म्ड हार्मोन्स हैं, ये टारगेट ऑर्गन तक, मतलब बन किसी ग्लैंड में रहा है लेकिन उसको जरूरत तो बॉडी में है ना, तो बॉडी में जहां उसकी जरूरत है वहां तक ये ब्लड के थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। और यहाँ पर एक बात आप माइंड में रखिए कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्टेड ग्लैंड होती है, डक्ट वाली। जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन जो है ये डक्ट के थ्रू भेज देता है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में तो डक्ट होती नहीं है। जब इसमें डक्ट होती नहीं है तो क्या होगा? ये ब्लड के थ्रू ही अपने जो इनका सिक्रीशन है, अपने सिक्रीशन को ये टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लड का एक और फंक्शन हो गया कि ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और एक फंक्शन आप यहाँ से लेकर चल सकते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। तो सोल्जर्स इसको क्यों बोलते थे? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता था डिफरेंट डिसीजेज से। तो ये भी तो ब्लड का ही फंक्शन है कि ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिसीजेज से। और एक फंक्शन है जो यहाँ पर इन पॉइंट से नहीं समझ में आएगा, वो एडिशनल फंक्शन क्या है? होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। कैसे? गर्मियाँ आ गई या सर्दियाँ आ गई तो बाहर का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया। हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, बाहर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर कम है तो क्या होगा? बॉडी से हीट रिलीज होगी बाहर, हमारी बॉडी के सराउंडिंग के चारों ओर का टेम्परेचर कांस्टेंट करेगी, मतलब बॉडी के टेम्परेचर के लिए सुटेबल कर लेगी। हम लोग कंबल में सोते हैं, शुरुआत में जब कंबल ओढ़ते हैं कैसा लगता है हमें? तुरंत गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें हमें टेम्परेचर कुछ गर्म लगने लगता है। उसके अंदर का रीजन क्या होता है? हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही है, ठीक, बाहर का मौसम ठंडा था, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट का जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा, तो बॉडी से हीट बाहर निकलेगी। और वो हीट कंबल क्या करता है? बाहर नहीं जाने देता है।
उसको रोक के रखता है, क्योंकि कंबल इंसुलेटिंग मटेरियल्स का बना होता है। तो क्या होगा, कुछ देर बाद हमारी बॉडी के सराउंडिंग का इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा और हम सुटेबल फील करेंगे, हमको सर्दी लगना बंद हो जाएगी। तो ये होम्योस्टेसिस है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। बाई चांस हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या करेगा, बॉडी की जो कैपिलरीज हैं पूरी बॉडी में, खासतौर से जैसे कान वगैरह होते हैं, इनमें सुपरफिशियल कैपिलरीज होती है, तो ये क्या करती है, हीट को निकाल देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता बना रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का। और अगर कम है तो क्या करेंगी, कैपिलरीज सिकुड़ जाएंगी, जिससे हीट का लॉस कम हो जाएगा। हीट का लॉस कम हो जाएगा तब भी हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड ये हम नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे।